हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर की, जहाँ पे हम लोग 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक के करंट को यहाँ पर करने वाले हैं कवर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीयूटी के बच्चों के लिए खास करके। और जो बच्चे अभी आने वाले एलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एलेट के एग्जाम्स के लिए भी ये करंट जो आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, हो सकता है कि वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों से ये पूछ ले। स्पेसिफिकली ये मैंने वन लाइनर्स आप लोगों के लिए तैयार करें, और अगर आप अदर एग्जामिनेशन के भी हैं लाइक एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो दीज करंट आर गोइंग टू ऑफ कोर्स हेल्प यू आउट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए शुरू करते हैं। मैं दीपक सिंगल आप सभी का स्वागत करता हूं एडू प्रेपरेटर पर। और शुरू करने से पहले वो सभी लोग जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को हिट कर लें, और जिसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन होती है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही हाथों तक जा रही है, लाइक सही में लोगों की हेल्प हो रही है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट आपके पास सोनी पिक्चर्स नेटवर्क का है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने एक्वायर कर लिया है एसीसी के मीडिया राइट्स। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो भी मैच यहाँ पर अरेंज किए जाएंगे, वो सारे की सारे मैचेस की जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो यहाँ पर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स करेगा। तो जितने भी चैनल्स, जितने भी ब्रांड, मतलब जितने भी टीवी चैनल्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अंडर आते हैं, उसमें से किसी भी एक को ये चूज कर लेगा। यहाँ पर एसीसी के सारे जो टूर्नामेंट्स है वो यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे, सॉरी वहां पर ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे इंडिया में। 2024 से 2031 तक का ये जो राइट है इन लोगों ने परचेज कर लिया है मीडिया राइट्स। और कितने रुपए दिए हैं? $170 मिलियन दे हैव पेड। पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 70% इंक्रीज है प्राइस में। मतलब पिछले साल के मुकाबले अगर मान के चलो कि कोई चीज 70 मिलियन की थी, या मतलब सपोज करो कि 100 मिलियन की थी, तो 100 मिलियन की चीज में 70% और जोड़ दो आप। मतलब पिछले साल के मुकाबले 70% ज्यादा प्राइस इन्होंने पे किया है। बट एशिया कप के टूर्नामेंट्स होते कौन कौन से हैं? अगर मैं आपको बता दूं तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसमें से मेंस और विमेन्स के एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप, और जितने भी एशिया कप्स के एमर्जिंग टीम्स एशिया कप, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं। और हमको पता ही है यार, एशिया कप में राइवलरी देखने वाली होती है इंडिया और पाकिस्तान की। तो इनका तो एक ही मैच में सारा पैसा निकल जाएगा, जहां तक हमें लगता है। इसके बाद चलते हैं आगे। बेटा, भारत एनसीएक्स 2024 ने लॉन्च कर दिया है। भारत एनसीएक्स, यहाँ पर एनसीएक्स की मतलब है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये। भारत एनसीएक्स एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कहते हैं। इसको लॉन्च किया गया है अभी। और इसको लॉन्च किया किसने, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, इसके साथ कोलैबोरेट किया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। तो इन दोनों ने मिलकर आप ये भारत एनसीएक्स नाम की एक एक्सरसाइज लॉन्च करी है। अब इस एक्सरसाइज का मुख्य एम क्या है, तो आपको बता दूं, एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है। इससे इंडिया की साइबर सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा रिसीलियंट होगी, और ज्यादा वो स्ट्रांग होगी। एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सेरेमनी है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। ये एक्सरसाइज 12 दिन तक चली, नवंबर 18 से नवंबर 29 तक। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा इमेज में भी। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एरो ट्रैक। इंस्ट्रूमेंट का नाम है एरो ट्रैक। ये बनाया किसने है? ये आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। आपको बता दूं, ये एरो ट्रैक इंस्ट्रूमेंट जो है ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही पोर्टेबल है। और इस डिवाइस की मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं पानी में मिले हुए कुछ पॉल्यूटेंट्स, कुछ हार्मफुल पॉल्यूटेंट, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि फिनॉल। तो कुछ जेनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एरोमेटिक जेनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स, जिसको एरोट्रैक बहुत अच्छे से मतलब स्टडी कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। जैसे कि बेंजीन, फिनॉल, ये कुछ कॉमनली फाउंड पॉल्यूटेड तो पॉल्यूटेंट्स होते हैं किसी पॉल्यूटेड वाटर में। तो इजीली ये जो इंस्ट्रूमेंट है एरोट्रैक, ये उसको ट्रैक कर सकता है। तो बहुत ही बढ़िया एक आईआईटी बॉम्बे की तरफ से डिवाइस है, जिससे पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज को अच्छे से जांचा जा सकता है, प्लस आप अकॉर्डिंगली फिर उसके लिए काम करेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं। बेटा, डोमा राजू गुकेश को कौन नहीं जानता, इंडिया के ग्रैंड मास्टर है। तो गुकेश डोमाराजू जो है ये अब आरबीएल बैंक के बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है आरबीएल बैंक। 1943 में यूं तो इस बैंक की स्टेब्लिशमेंट हो गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है। और सुब्रमण्य कुमार इस समय इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आपको बता दूं, गुकेश जो है इन्होंने
बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यहाँ पर, मतलब इंडिया के बहुत से नेशनल रिकॉर्ड्स और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने ब्रेक भी करे हैं। और इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी मतलब खेली है, हालांकि जीत तो नहीं पाए थे ये, बट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चाइना के डिंग लिरैन ने इनको हरा दिया था। तो इसलिए बहुत ही यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन चैलेंजर रह चुके हैं ये, और अगर जीत गए, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन जाएंगे सर। और नवंबर 25 से ये इवेंट वैसे तो शुरू हो गया था सिंगापुर में, बट आगे देखते हैं अब आगे होता क्या है। डोमाराजू गुकेश हालांकि इस इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट इट्स ओके। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, एक वर्ल्ड चेस यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन चैलेंजर होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं यार। आपको सबको पता है कि अमेरिका के कोर्ट में जो अडानी है, गौतम अडानी, इनके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है। केस क्यों रजिस्टर किया है? अमेरिका के बोल मतलब लोगों का मानना यह है कि इन्होंने मतलब पैसा लिया है, किससे? अमेरिकन से इन्होंने पैसा लिया और उस पैसे को यूज किया इन्होंने ब्राइब करने के लिए इंडिया में। तो मतलब एक ब्राइबरी केस इनके ऊपर फाइल हो गया यूएस में, यूएस ब्राइबरी केस। तो कुछ फ्रॉड इन्होंने गौतम अडानी ने यूएस में किया है। ऐसा एक केस जो है ये यूएस की कोर्ट में इनके लिए फाइल हो चुका है। आपको बता दूं, केनिया के जो प्रेसिडेंट है, ये सब केसेस के बाद केनिया के प्रेसिडेंट ने, या ये मान लो कि केनिया ने एक मल्टी मिलियन डॉलर डील अडानी ग्रुप के साथ कैंसिल कर दी है। और आपको बता दूं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अडानी का यार इमेज थोड़ा सा खराब हो गया है जब से अमेरिका के कोर्ट ने इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है। हालांकि इंडिया अडानी को भेजेगा या नहीं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शक मुझे लगता है, और भेजना भी नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे सर आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं यार, मैं तारीफ किसी की नहीं कर रहा हूँ। हरदीप सिंह निज्जर जो कैनेडियन था, इसको किसी ने मार दिया। हालांकि कनाडा आरोप लगाता है कि इंडिया ने मारा। ठीक है, इट्स ओके, आप जो भी वो बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक पन्नू करके भी वहां पर एक टेररिस्ट है, जो कि कैनेडियन और अमेरिकन दोनों की ही सिटीजनशिप अपने पास रखता है। अगर मैं गुर पतवंत सिंह पन्नू की बात करूं तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। एक्स्ट्रा जो मतलब हम लोगों ने दोनों के साथ एक ट्रीटी साइन कर रखी है, जिसमें हम दोनों को बोलते हैं कि ठीक है यार, टेररिस्ट जो है, जो टेररिस्ट है उसको पकड़कर आप एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए इंडिया को। मतलब हमने यूएस के साथ भी ट्रीटी साइन किया है, कनाडा के साथ भी ट्रीटी साइन किया है कि यू बेटर एक्स्ट्राडाइट दीज क्रिमिनल्स टू अस। और अगर आपको याद आ रहा हो तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिस तरीके से, मतलब गलती होते हुए भी, यूनियन कार्बाइड की गलती होते हुए भी, यूनियन कार्बाइड के स्टाफ को, वहां के इंडिया सीईओ को किस तरीके से इंडिया से बाहर निकलने में मदद करी, और कैसे प्रेशर बनाया अमेरिका ने हमारे ऊपर, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी सारी है, बट आपके कह देने से जरूरी नहीं है कि सामने वाला दोषी हो जाता है। एंड इफ यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद अस, तो बेटर यू डोंट डिजर्व टू सॉरी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अस। तो केनिया की प्रेसिडेंट ने मल्टी मिलियन डॉलर डील जो अडानी ग्रुप के साथ थी, इस यूएस ब्राइबरी और फ्रॉड केस के वजह से गौतम अडानी के साथ ये डील हो चुकी है कैंसिल। आपको गौतम अडानी के बात बता दूं, ही इज वन ऑफ द एशियाज रिचेस्ट इंडिविजुअल। और अडानी ग्रुप बहुत सालों से निगोशिएट कर रहे थे केनिया से कि यार आपका जो नायरोबी एयरपोर्ट है, ये आप हमें लीज पर दे दीजिए 30 ईयर्स के लिए। इस पूरे नायरोबी एयरपोर्ट को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना, इसका नया टर्मिनल अपना, और उसको रनवे को बनाना, ये सब अडानी ग्रुप के काम है। अडानी ग्रुप इसको अच्छे से करेगा। और अगर ये डील इनको मिल जाती ना, तो 30 सालों का ऑपरेशनल कंट्रोल नायरोबी एयरपोर्ट का अडानी ग्रुप के पास चला जाता। तो ठीक है, बड़ा नुकसान तो हुआ है। केनिया के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। केनिया के प्रेसिडेंट है विलियम रूतो। और केनिया एक मैं बोलूंगा ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल है केनिया की नायरोबी, और यहाँ पर शिलिंग नाम से करेंसी चलती है। इसके बाद चलते हैं आगे। नई चेतना 3.0 एक यहाँ पर जेंडर बेस्ड, मतलब ये एक नेशनल कैंपेन हम लोगों ने शुरू कर दिया है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट है। तो नई चेतना 3.0 इज अ नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया? शिवराज सिंह चौहान। हमको पता है कि पहले सर एमपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हाल फिलहाल में ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की एक नेशनल कैंपेन शुरू कर दिया है। इंडिया में जितने भी जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं उसको बिल्कुल झेला नहीं जाएगा, उसके अगेंस्ट ये कैंपेन है।
तो ये पूरा की पूरा लॉन्च इवेंट स्टार्ट कहाँ पर हुआ? रंग भवन ऑडिटोरियम, ऑल इंडिया रेडियो, न्यू दिल्ली। वहां पर आप देखते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, वो भी शिवराज सिंह चौहान के साथ वहां पर थी जब ये सब नई चेतना 3.0 का इनॉग्रेशन हो रहा था। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों यूपीआई 123 पे के बारे में, तो आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। अगर आपके घर में किसी के पास फीचर मोबाइल है ना, फीचर मोबाइल मतलब उसमें इंटरनेट नहीं चलता, वो कीपैड वाला फोन है, मतलब टच मोबाइल नहीं है, फीचर मोबाइल है, इंटरनेट चलता नहीं, और आप किसी को यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप यूपीआई पेमेंट किसी को करना चाहे तो आप यहाँ पर वो पेमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना। जो आपको एक नंबर अपने फोन से डायल करना है, आपको अपने फोन से एक नंबर डायल करना है। नंबर यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक सिक्योर कॉल है जो आप कर सकते हो, 08045163666, या 08045163581, 6366 200 200। ऐसे कई सारे नंबर जो है ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च करे हैं। वैसे जो सबसे सबसे फेमस नंबर है मैं वो बता दूं, 9188 आपको अपने फोन से फीचर मोबाइल से ये नंबर जो है ये डायल करना है। ये नंबर डायल करती ना, वहां से एक आईवीआर बोलेगा। आईवीआर आईवीआर तो आपको पता ही है, एक रिकॉर्डेड वॉइस जो है वो वहां से आपका रिस्पॉन्स करेगी, और एक वर्चुअल रिस्पॉन्स आपको वहां से मिलेगा। तो वो आपको बोलेगा कि एक दबाइए पैसे भेजने के लिए, पैसे अगर मंगवाने हैं किसी से तो क्या कहते हैं, प्रेस टू टू चेक द बैलेंस, प्रेस थ्री। बट कोशिश यही कीजिएगा कि ये नंबर आपको उसी मोबाइल से डायल करना है जो मोबाइल आपने किसी बैंक के साथ अटैच किया हुआ है, अन्यथा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो आईवीआर में आपने बोला कि मैं पैसे भेजना चाहता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि नंबर भाई एंटर कीजिए, 10 डिजिट का नंबर एंटर कीजिए जिसको पैसे भेजने हैं। फिर वो नाम भी कंफर्म करवाएगा आपसे। तो पहले इस यूपीआई 123 को इस्तेमाल कर करना आप 5,000 भेज सकते थे एट अ टाइम। एक ट्रांजेक्शन 5,000 से ऊपर की नहीं होती थी। अब ये ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है ये 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। किसने? आरबीआई ने। तो यहाँ पर आईवीआर का मतलब क्या होता है? इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स फैसिलिटी। हालांकि ये 10,000 की जो नई ट्रांजैक्शन लिमिट है ये 1 जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट होगी दोस्तों। इसके बाद चलते हैं आगे। इंडिया जो है वो 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट जो है ये रिप्लेस करने वाला है, और इंडिया में बहुत ही जल्द भारतीय वायुयान विधेयक 2024, विधेयक का मतलब बिल होता है बेटा, तो भारतीय वायुयान बिल 2024 ये लोकसभा में और राज्यसभा में यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा, एंड वंस इट इज पास इट विल बी नोन एज भारतीय वायुयान एक्ट। तो ये बिल जो है ये लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है, बस अब हमें इंतजार है कि ये राज्यसभा में कब जाए। राज्यसभा में पास होने के बाद तो आपको पता ही है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसको साइन करेंगे, और उसके बाद ये बिल जो है ये एक्ट बन जाएगा, और आउटडेटेड एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है। इस नए एक्ट में कहा जा रहा है बहुत सी नई चीजें हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सेफ, बहुत ज्यादा एयर ऑपरेशंस काफी एफिशिएंट हो जाएंगे, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को ज्यादा फोकस किया गया है। इसके साथ साथ अगर किसी पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवियांस, मतलब ऑनलाइन मैकेनिज्म वो ढूंढना चाहता है जहां पर किसी स्पेसिफाइड एयरलाइन के लिए वो कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, तो इट हैज ऑल्सो बिकम मच इजियर। तो बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में एविएशन को, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी को आपको रिप्लाई भी देना पड़ेगा। तो ये अगर ये 90 ईयर्स पुराना भारतीय वायुयान विधेयक अगर पास हो जाता है, और पुराना जो एयरक्राफ्ट एक्ट है अगर ये रिप्लेस हो जाता है, तो इट इज नाइसर फॉर अस। सीओपी 29 को आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 कहते हैं। आपको बता दूं ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इस बार ये मीटिंग अजरबैजान के कैपिटल बाकू में हुआ। और यहाँ पर ना बहुत सालों से एक चीज चलती हुई आ रही थी कि यार जितना भी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है, जितना भी ग्रीन हाउस गैस है वो सब डेवलप्ड कंट्रीज ने एमिट कर दिया, और आज के डेट में वो डेवलप हो चुके हैं। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं अब उनके पास ये राइट है, जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास ये राइट है कि भाई वो भी तो डेवलप्ड होना चाहते हैं ना। तो जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज ने तो अब जाकर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को प्रोड्यूस करना शुरू किया, लाइक चाइना तो हमसे बहुत आगे है। तो यहाँ पर ये बात की है कि सही में अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ पैसा दिया जाना चाहिए। और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.3 ट्रिलियन रुपीस एटलीस्ट एक साल में दिया जाएगा, हर साल 1.3 ट्रिलियन रुपीस दिया जाएगा क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर। और यहाँ पर COP 29 समिट जब ये खत्म हुई तो कितना डिसाइड हुआ? इन्होंने 1.3 ट्रिलियन डॉलर तो नहीं, दे हैव डिसाइडेड 300 बिलियन, $300 बिलियन फॉर क्लाइमेट फाइनेंस बाय 2035।
और इंडिया जैसी कंट्रीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हम लोग काफी गुस्से में थे, हमने बोला कि ये तो बहुत ही इनसफिशिएंट है, बोलते कुछ है और दे अब बिल्कुल पिनट प्राइस रहे हैं। तो दिस इज insufficient by developing countries and activists who had sought at least $600 billion। तो ये $300 बिलियन की जो कमिटमेंट है, ये सोर्स कैसे होगी? ये पब्लिक फाइनेंस, बायलेटरल, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जिसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है ये प्राइवेट फाइनेंस से आएगा। तो हम लोगों ने खैर ये $300 बिलियन की एड रिजेक्ट कर दी है। अजरबैजान के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं, तो ये एशियन कंट्री है। कैपिटल मतलब इसका कुछ एक पोर्शन आपको यूरोप में भी आता है। कैपिटल है अजरबैजान की बाकू, करेंसी है मनाट, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है अली असादोव। वैसे अजरबैजान को आप लोग रशिया के साउथ में देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट करंट की तरफ। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 नवंबर को। एंड इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। इंडिया की अभी हाल फिलहाल में ना एनएसओ ने एक रिपोर्ट दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ने एक रिपोर्ट दिया, इन्फ्लेशन का रिपोर्ट, कि कहाँ कहाँ पर इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इन्फ्लेशन ज्यादा है। इन्फ्लेशन में छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पर आया। कितना इन्फ्लेशन छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड किया गया? 8.8% इन अक्टूबर 2024। जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन होना कितना चाहिए? आरबीआई की लिमिट है 4% टू 6%। ये आरबीआई का लिमिट है। मतलब अगर कोई चीज आज 104 रुपए की है या 100 रुपए की है, तो अगले साल वो चीज 104 या 106 रुपए के बीच में कहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आरबीआई सेज। और पूरी कंट्री में भी नेशनल जो पूरा रिटेल इन्फ्लेशन है, वो भी आरबीआई की लिमिट, अपर लिमिट से 0.2 ज्यादा ही था। 6.2% आप लोगों ने यहाँ पर देखा, बट छत्तीसगढ़ में तो खैर 8.8%। तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो छत्तीसगढ़, सेकंड हाईएस्ट बिहार, और थर्ड हाईएस्ट यहाँ पे 3 स्टेट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, उड़ीसा, यूपी और मध्य प्रदेश। और सबसे कम इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पर दिल्ली, और उसके बाद वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। इनका रिलेटिवली लो लेवल और रिकॉर्ड किया जाता है, इवन लोअर देन दिल्ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आप लोगों के सामने रखता है। सोरेन, हमको पता है अभी झारखंड में इलेक्शन हुए, और 28 नवंबर को जब रिजल्ट आए तो हेमंत सोरेन की पार्टी, जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो जीती। हेमंत सोरेन पहले भी झारखंड के सीएम थे, और दोबारा जो हेमंत सोरेन है, ये यहाँ पर झारखंड के सीएम के रूप में यहाँ पर ओथ लेंगे। तो हालांकि हेमंत सोरेन जो है, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो गवर्नर को 26 नवंबर को दिया था, अ डे आफ्टर सिक्योरिंग अ मेजर इलेक्टोरल विक्ट्री। मतलब 25 को रिजल्ट आए, सॉरी माफ कीजिएगा, 25 नवंबर को रिजल्ट आए, और 26 नवंबर को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया गवर्नर संतोष गंगवार को, क्योंकि उनको पता ही है कि भाई 28 नवंबर को दोबारा शपथ लेनी है। तो पहले भी झारखंड के यही सीएम थे, अब दोबारा ही इनको झारखंड के सीएम के रूप में चुन लिया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं यार झारखंड के बारे में थोड़ी बात। झारखंड के गवर्नर है संतोष गंगवार, चीफ मिनिस्टर आपको दिख गए हेमंत सोरेन। जिस पार्टी के है वो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये एक मैं कह सकता हूँ कि ये इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुई पार्टी है, और इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है झारखंड में, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी है झारखंड में? तो 81 सीट्स हैं, जिसमें इंडिया ब्लॉक ने 56 जीती, और एनडीए, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी वाली, इन्होंने केवल 24 सीटें जीती है यहाँ पर। तो गवर्नर संतोष गंगवार है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, कैपिटल है झारखंड की रांची। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। पीएसएलवी, पीएसएलवी जो इंडिया के इसरो का वर्क हॉर्स भी कहलाता है। 99% अगर पीएसएलवी ने कोई सैटेलाइट लॉन्च करी है तो वो जरूर जाकर वही वहीं पर अपनी डेस्टिनी पे जाकर रुकेगी, वहीं पर उसको प्लेस किया जाएगा। तो पहली बार इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली बार, किसी कंपनी का रॉकेट जो है, मतलब जो 4 दिसंबर को लॉन्च होगा, वैसे तो ये मिशन, मिशन का नाम है प्रोबा, प्रोबा 3। प्रोबा 3 मिशन जो इसरो लॉन्च करेगा पीएसएलवी रॉकेट से, इसमें 2 सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाएगा, मतलब 2 सैटेलाइट्स विल बी डिप्लॉयड। और ये दोनों सैटेलाइट्स को बनाया किसने है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो ये प्रोबा 3 मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने बोला ये दुनिया का पहला मिशन है जहां पर 2 सैटेलाइट जो हैं, दे विल फ्लाई इन अ पैरेलल फॉर्मेशन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दोनों सैटेलाइट्स पैरेलल फॉर्मेशन में मतलब घूमेगी हमारे चारों तरफ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि एक रॉकेट 2 सैटेलाइट्स को पैरेलल फॉर्मेशन में प्लेस कर कर सक्सेस हासिल करेगा। और ये मिशन जो है, ये अब किस लिए भेजा जा रहा है? प्रोबा 3 मिशन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस केवल सोलर कोरोना को स्टडी करना है। अब आप बोलेंगे कोरोना क्या है सर?
कोरोना बेटा सूरज के आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है। तो ये मिशन कोरोना को स्टडी करने के लिए कोरोनोग्राफ का यूज करेगा, जो कि एक सैटेलाइट पर लगाकर भेजा है, और दूसरी सैटेलाइट पर लगा के भेजा है ऑक्यूल्टर। ऑक्यूल्टर ये जो सन की ब्राइट लेयर से आने वाली रोशनी है जिसको ब्लॉक करेगा, ताकि कोरोना को अच्छे से स्टडी किया जा सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में आपको बता दूं, 1975 में ये एजेंसी बनी थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और जोसेफ इस समय इसके डायरेक्टर जनरल है। इसके बाद बेटा 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट होता है इंडिया की तरफ से, ASI। और हमको पता ही है कि दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का सारा के सारा काम यूनेस्को करता है। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 एक वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास कर दिया गया था। बट इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट तो 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। इसलिए 26 जनवरी हर साल हो गया रिपब्लिक डे, और 26 नवंबर हर साल हो गया कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो हम लोगों ने ना यहाँ पर एक लॉ यूज किया है। लॉ है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 का लॉ है। और बेटा होम मिनिस्ट्री ना इस लॉ को यूज कर कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगा सकती है जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम एंटी नेशनल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना है। तो उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी असम में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा। इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसकी फोटो मैंने यहाँ पर आपके सामने लगाई है। कुछ इस तरीके से ये सोल्जर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के काम करते हैं। तो इनके ऊपर जो बैन है, ये वैसे तो परमानेंट बैन नहीं लगाया है, इसके ऊपर 5 साल के लिए बैन लगाया है। इस ऑर्गेनाइजेशन पर 5 साल के लिए बैन लगाया। अब क्यों लगाया मैं ये बता दूं। इनके ऊपर शक था। होम मिनिस्ट्री ये बोलती है कि आप कई सालों से जो है वो काम कर रहे हो असम को इंडिया से अलग करने का। आप चाहते हो कि इंडिया से असम जो है वो अलग हो जाए। और हमको लिंक्स, अपने बहुत से लिंक से पता लगा है कि आप बहुत से इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ जो है, आपके बहुत लिंक्स, अच्छे लिंक्स आपने मेंटेन कर रखे हैं ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो एक्सटॉर्शन और वायलेंस जैसी एक्टिविटीज में काफी ज्यादा शामिल है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको बता दूं, 5 सालों के लिए इसके ऊपर बैन लगाया। क्या ये पहली बार लगा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी 1979 में इस ग्रुप पर बैन लगा था। वो बात अलग है कि 1990 में इस बैन को अपलिफ्ट कर दिया गया था। तो 1979 में भी इस ग्रुप के ऊपर बैन लगा था। उसके बाद 1960, अच्छा कौन सा लॉ यूज होता है इन ग्रुप्स पर बैन लगाने के लिए? तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया इराक। आपको बता दूं 37 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 37 ईयर्स के बाद इराक अपनी कंट्री में सेंसस करवा रहा है। आफ्टर 37 ईयर्स, मतलब ये समझ के चलिए कि जनरल सेंसस इराक में लास्ट टाइम 1997 में हुआ था। तो 37 ईयर्स, ये 1987 है दोस्तों, नॉट 1997। दिस इज 1987। तो 1987 के जनरल सेंसस के बाद अब जाकर सेंसस हो रहा है इराक में। और आपको बता दूं इराक जो है, वैसे तो एक मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में आती है ये कंट्री, और वैसे हम इसको मिडिल ईस्ट में आने वाली कंट्री कहते हैं। जनरली अपने डेटा कलेक्शन को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है सेंसस का कहीं ना कहीं रोल सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए भी है। किसी भी कंट्री को सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस अगर अपलिफ्ट करने हैं, मैनेज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री में कितने लोग रहते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स के वो लोग हैं। तो ऐसे में रिसोर्स एलोकेशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सोशल सर्विसेज के लिए प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इराक के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट है इराक के अब्दुल लतीफ राशिद। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद शिया अल सुदानी। कैपिटल इराक की बगदाद है, और यहाँ पर करेंसी के नाम पर दिनार चलता है। और उसी के साथ आपको पता होगा कीव ने अभी रशिया के ऊपर आरोप लगाया है कि सर इन्होंने हमारे ऊपर जो है ये, मतलब ICBM जो है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ये इन्होंने हमारे ऊपर फायर कर दी। आपको बता दूं ICBM मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है। और ये मिसाइल जो है, ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मतलब वो है, ट्रेवल कर सकती है। तो ये सब चीजें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सर हमारा यूक्रेन में एक सिटी है निप्रो। तो निप्रो सिटी के ऊपर जो एक मिसाइल आकर गिरी है हमारी। हालांकि इन्होंने टोटल मिला के तो 7-8 मिसाइल्स इन्होंने लॉन्च करी थी, 9-10, जिसमें से 6 मिसाइल्स तो हमने ली है।
बट हमको लगता है कि इन्होंने ये आईसीबीएम मिसाइल जो है ये लॉन्च कर दी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने लॉन्च कर दी है। और आपको बेटा मैं पहले ही बता दूं, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, तब से आ, आज तक कभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आईसीबीएम मिसाइल यूज नहीं करी है। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, रशिया इस मिसाइल को क्या बोलता है? तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर मतलब एड्रेस करते हैं टेलीविजन को और बोलते हैं कि यूक्रेनियन मिलिट्री फैसिलिटी को इन्होंने फोड़ दिया है। और रशिया इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बोलता, रशिया इसको हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बोलता है। तो रशिया ने क्या बोला कि सर नहीं, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च नहीं करी है। तो अगर मैं रशिया का स्टैंड आपको दिखाऊं दिखाऊं तो रशिया ने तो ये बोला है कि सर हमने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी है। हाँ, मिसाइल लॉन्च करी है आपके भाई ने, मना नहीं कर रहे, बट हमने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी है जिसका नाम इन्होंने रखा है ऑर्शेनिक। तो ये जिस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये ऑर्शेनिक मिसाइल से रिलेटेड करंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली ऑर्शेनिक मिसाइल किसने लॉन्च करी? रशिया ने लॉन्च करी, यूक्रेन की सिटी निप्रो पर। और यहाँ पर एक मिसाइल नहीं, इस मिसाइल के साथ कई सारी और मिसाइल्स लॉन्च की गई थी, जिसमें से 6 मिसाइल्स तो यूक्रेनियंस ने इंटरसेप्ट कर दी, ऑर्शेनिक को ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। तो तब जाकर यूक्रेन ने बोला कि सर देखो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यूज कर लिया। हालांकि आपको बता दूं, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से अगर मैं रशिया के बारे में बता दूं तो मोस्ट मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर कोई आपसे पूछे तो वो कंट्री आपकी है रशिया। 2022 फरवरी 24 को ये वॉर शुरू हुआ था, ये भी आप समझ लीजिए। तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं इस वॉर को, और जब भी शुरू हुआ था ना तब लोगों ने ये बोला था कुछ महीनों चलेगा, किसी को नहीं पता था इतना लंबा ये वॉर खिंच जाएगा। इसके बाद चलते बेटा आगे, इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च करने वाला इंडिया दुनिया का पहला कंट्री है, इससे पहले कभी किसी ने लॉन्च नहीं किया ये। चलिए जी, इसको लॉन्च किया किसने है? इंडिया की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे काम क्या होगा सर? इससे इनोवेशन और नेशनल सिक्योरिटी जैसी चीजों को काफी बढ़ावा मिलेगा, काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटाबेस जो है ना सर, ये हाई क्वालिटी डेटा जो सेट्स हैं, डाइवर्स डेटा सेट्स जो है, ये उसका एक्सेस प्रोवाइड करेगा आपको। और इसके एक्सेस से सर बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। तो ये रिसर्चर्स हो, स्टार्टअप्स हो, डेवलपर्स हो, उनको काफी हेल्प करने वाला है। तो ये आर्टिफिशियल डेटा बैंक बनाया किसने है यार? लॉन्च किया तो ये तो हमने बता दिया। अच्छा, लॉन्च कब किया गया, सॉरी लॉन्च कौन से प्रोग्राम के दौरान किया गया, अगर ये पूछा जाए आपसे, तो ये जो आपकी फोटो आपको दिख रही है ना, ये जितेंद्र सिंह है। तो एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024 दिल्ली में चल रही थी, और इस एसोचैम एआई लीडरशिप मीट के दौरान इस जो डेटा बैंक है इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, वैभव सूर्यवंशी, ये तो सबको पता ही होगा, 13 ईयर के खिलाड़ी है ये, और आईपीएल की हिस्ट्री में अभी तक के यंगेस्ट यंगेस्ट प्लेयर है एवर टू बी साइंड इन आईपीएल ऑक्शन। किसने खरीदा है इनको? राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया है 2025 की मेगा ऑक्शन जो जैदा में हुई। तो राजस्थान रॉयल्स ने इनको एक्वायर कर लिया है फॉर 1.1 करोड़ रुपीस। वो बात अलग है कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ, भाई एक एक खिलाड़ी है दिल्ली कैपिटल्स का टकलू, जो बिडिंग करते करते ना हर खिलाड़ी की रेट बढ़ा देता है। तो खिलाड़ी तो उनको बहुत ज्यादा अ, अच्छा मानते हैं, बट बहुत सारी कंपनीज का बजट खराब कर देता है वो इंसान। तो ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट है। सूर्यवंशी एक बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट साबित हो सकते हैं इंडियन क्रिकेट में। इसके बाद 26 नवंबर को बेटा वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिया जो है वो टारगेट करता है कि हम लोग फुट और माउथ डिजीज जो है इसको इरेडिकेट कर देंगे 2030 में। बेटा ये फुट एंड माउथ डिजीज जनरली कैटल्स में पाई जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो डिजीज कैटल्स हैं ऑफ कोर्स उनसे निकलने वाला मिल्क भी इज नॉट गुड फॉर सॉरी कंजम्पशन। तो इंडिया टारगेट करता है कि सर हम सारे एफर्ट्स को इंटेंसिफाई कर देंगे ताकि कैटल्स में पाई जाने वाली ये एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, 2030 तक हम लोग एलिमिनेट कर दें। हालांकि हमारा इंटरमीडिएटरी गोल तो यही है कि 2025 तक इस पर काबू पा लिया जाए। और अगर ये होता है ना तो सर हमारे डेयरी सेक्टर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा।
बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो नेशनल मिल्क डे इंडिया में वैसे तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, तो उसी टाइम ये बात भी बोली गई। और नेशनल मिल्क डे वाले दिन हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024। किसने लॉन्च किया? तो श्री श्री राजीव रंजन सिंह, और बहुत सारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी थे उनके साथ, जैसे कि जॉर्ज जॉर्ज कुरियन, जैसे एसपी सिंह बाघेल। और इस पूरे की पूरे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के साथ एक एनुअल पब्लिकेशन भी रिलीज की गई। नाम था इसका, बुक का नाम था बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के नाम से एक आपने एनुअल पब्लिकेशन भी रिलीज करी। चलिए जी, इसके बाद इस रिपोर्ट में, एक्चुअली इस पब्लिकेशन में इंडिया का कुछ डेयरी सेक्टर का डेटा है। जैसे इंडिया में टोटल मिल्क प्रोडक्शन तकरीबन 239.30 मिलियन टन के आसपास होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखे तो यूपी में, सेकंड लार्जेस्ट राजस्थान, थर्ड लार्जेस्ट एमपी, फोर्थ लार्जेस्ट गुजरात एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इज महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देने की बात कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। हमको पता ही है नेक्स्ट ईयर फरवरी में इलेक्शंस है, तो शायद ये सब चीजें एक पब्लिसिटी स्टंट है, बट अच्छी बात है। मुझे अच्छा लग रहा है कि गरीब वो उसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन की बात तो सोच रही है ये। तो जितने भी 60 ईयर्स या उससे ज्यादा के लोग हैं उनको दिल्ली में पेंशन मिलेगा, बट पेंशन का क्राइटेरिया सुन लीजिए। एज तो है ही है। सेकंड क्राइटेरिया है रेजिडेंसी, मतलब रेजिडेंसी क्राइटेरिया के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ये बोल रही है कि कम से कम पिछले 5 सालों में तो आप दिल्ली में हो। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए दिल्ली के एड्रेस के साथ। आपकी टोटल फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से नीचे होनी चाहिए। यार फैमिली इनकम मस्ट बी अंडर 1 लाख रुपीज, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे। बैंक अकाउंट मस्ट बी सिंगली ऑपरेटेड बैंक अकाउंट, किसी के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए आपका, और आपको कोई और गवर्नमेंट पेंशन ना दे रही हो। ये क्या बात हुई यार? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन दे रही है तो मतलब क्या ऐसे सीनियर सिटीजन्स को आप पेंशन नहीं दोगे? क्या उन सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देने का आपका फर्ज नहीं बनता है? तो ये क्या बात हुई? अगर एक गवर्नमेंट पेंशन दे रही है आपको कोई भी, तो आप पेंशन नहीं दोगे? तो अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट से ऑलरेडी पेंशन ले रहे हो, तो ये पेंशन आपके लिए नहीं है सर। तो 60 से 69 के जो एजेड इंडिविजुअल्स हैं उनको तो 2,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा। 69 से ऊपर के लोगों को 2,500 रुपीज यहाँ पर पेंशन मिलेगा। बट SC ST और माइनॉरिटी बेनिफिशियरीज में जो 60 to 69 एजेड के इंडिविजुअल्स हैं उनको 2,500 रुपये हर महीना पेंशन देने की दिल्ली गवर्नमेंट बात कर रही है। चलिए, फिर उसके बाद ये बोले सर डिफरेंटली एबल्ड के लिए हमारे पास अलग प्लान है। डिफरेंटली एबल्ड के लिए, जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए एक्सटेंडेड बेनिफिट दिए जा रहे हैं, उनको 5,000 रुपये महीना देंगे। इसके बाद इंडिया के नए एम्बेसडर जो ब्राजील को मतलब हमने भेजे हैं, और ब्राजील में इंडियन एम्बेसी में ये रहेंगे, नाम है इनका दिनेश भाटिया। ब्राजील के बारे में आप तो जानते ही हैं, अभी G20 समिट यहीं पर हुआ था। तो लूला द सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट है, ब्राजीलिया कैपिटल है, और रियल ब्राजील की करेंसी है। तो भाटिया जो है ये अभी हाल फिलहाल में अर्जेंटीना के एम्बेसडर हैं। और तो 2019 से ही ऑफ कोर्स ये अर्जेंटीना में सर्व कर रहे हैं, तो अब इनको अर्जेंटीना से ब्राजील शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद बाला सुब्रमण्यन ये भी इंडिया के एम्बेसडर बन के जा रहे हैं मॉलडीव्स। ठीक है जी, मॉलडीव्स के बारे में हम लोग जानते हैं, मोहम्मद मुइजू वहां के प्रेसिडेंट है, माले कैपिटल है, और मॉलदीवियन रुफिया वहां की करेंसी है। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही है इंडिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। आपको पता है ना, जब भी कोई चीज खो जाती है ओशन में तो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्लाइट क्रैश हो गई या कोई जहाज अगर डूब गया, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में बहुत सी कंट्रीज आज नाकाम रहती हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट करी, नाम रखा इसका SAREX 24, जिसमें SAREX का मतलब है सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। कहां पर हुई सर? ये केरला के कोच्चि के पास 28 नवंबर से 29 नवंबर तक चली है। और इन टोटल 40 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स अलग अलग पार्टनर नेशंस के इस एक्सरसाइज में आए। आगे चलते हैं, आईसीजी की बात करते हैं। 1978 में आईसीजी बना था, इंडियन कोस्ट गार्ड। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एस परमेश इसके डायरेक्टर जनरल है। ये मैंने आपको पिछले मंथ ही पढ़ाया था, क्योंकि पिछले मंथ ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अतिशी सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का पहला अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज। तो ये शूटिंग रेंज जो है एनसीसी कैडेट्स के लिए, ये अंडरग्राउंड बनाया गया है। ठीक है, तकरीबन 25 मीटर 25 मीटर का फायरिंग रेंज है अंडरग्राउंड। बुलेट प्रूफ सीलिंग्स है,
ठीक है, और 6 फायरिंग लेन्स है विद एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक टारगेट कंट्रोल सिस्टम, 24/7 ऑपरेशनल है थ्रू आउट द ईयर, ताकि अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग हम एनसीसी कैडेट्स को दे पाए। किधर है ये? दिल्ली में रोहिणी में एनसीसी भवन है, तो एनसीसी भवन के नीचे अंडरग्राउंड में आप लोगों ने इसको इनॉग्रेट किया है। अतिशी सिंह जो दिल्ली की थर्ड फीमेल चीफ मिनिस्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। आपको बता दूं, हम लोग चाहते हैं इंडिया में 2030 तक एटलीस्ट चाइल्ड मैरिजेस तो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी के लिए इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, बाल विवाह मुक्त कैंपेन। चाइल्ड मैरिजेस को पूरी तरीके से यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए। चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा सोशल लेवल है कंट्री में। तो ये कैंपेन लॉन्च किया किसने है? ये कैंपेन लॉन्च किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका नोडल एजेंसी हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की इस समय मिनिस्टर कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ठीक है जी। तो इसको लॉन्च किया गया था 27 नवंबर को, लोकेशन है न्यू दिल्ली। इसके बाद आगे बात करते हैं जी, ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल यहाँ पर आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये पोर्टल है किस चीज का। बेटा आप बहुत ही हैसल फ्री मैनर में, बहुत ही इनएक्सपेंसिव तरीके से और बहुत ही स्पीडली कोई भी कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट यहाँ पर फाइल कर सकता है। ठीक है जी। किसी भी स्टेट में रहते हैं आप, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं आप, यहाँ तक कि अगर आप लद्दाख में भी रहते हैं तो भी आप अपनी कंप्लेंट को हैसल फ्री मैनर में यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका, ई दाखिल पोर्टल का ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही है कि कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि लोगों को कंज्यूमर फोरम्स फिजिकली ना जाना पड़े। तो यू डोंट हैव टू विजिट द कंज्यूमर कोर्ट फिजिकली, केवल ई दाखिल पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए और इसको लॉन्च कर दीजिए, मतलब अपनी कंप्लेंट को फाइल कर दीजिए। तो जब ई दाखिल पोर्टल लॉन्च हुआ था ना, तब ये इंडिया के केवल मतलब 10 स्टेट्स में ही मतलब इसकी सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। 2020 में वैसे तो इसको लॉन्च कर दिया गया था। अब इसको मैं दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि 2024 नवंबर में इसकी सर्विसेज इंडिया में हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में एक्सटेंड कर दी गई है। इसके बाद अभी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था ना, तो वहां पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने वहां पर अपने अपने डिस्प्ले लगाया था। तो आपको बता दूं, हर मिनिस्ट्री के स्टॉल को अच्छे डिस्प्ले लगाने के लिए यहाँ पर अवार्ड मिलते हैं। तो सबसे अच्छा अवार्ड, लाइक फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अपना पेवेलियन को मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के पेवेलियन को। आपको बता दूं, आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले इन लोगों ने वहां पर लगाया। मतलब वैसे तो 49 मिनिस्ट्रीज ने अपना अपना डिस्प्ले लगाया था। 49 मिनिस्ट्रीज में सबसे अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को मिला है। कैसे मिलता है सर ये अवार्ड? कितने विजिटर्स मतलब विजिट करके गए हैं आपके अपना पवेलियन को? मतलब 80,000 विजिटर्स को अट्रैक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के पवेलियन। ऐसा क्या लगाया था इन लोगों ने? इन्होंने रेयर डायनासोर फॉसिल्स और उनके एग्स को यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया था। तो विजिटर्स को काफी फैसिनेशन हो रहा था वो देखकर, इंडिया के प्री हिस्टोरिक पास्ट को देखकर, है ना। इसके बाद इस बार के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की थीम क्या थी? विकसित भारत एट द रेट 2047। इसके बाद आपको पता है बरेली और एक जगह है केरला में वायनाड, इन दोनों जगहों से लड़े थे राहुल गांधी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस, और दोनों में जीते थे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सर आप पीएम, सॉरी आप एमपी एट अ टाइम एक ही सीट के हो सकते हैं। तो इन्होंने रायबरेली को चूज किया ओवर वायनाड। तो ही चोज रायबरेली ओवर वायनाड। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर देखना है। तो जब इन्होंने सीट खाली करा वायनाड का, ऑफ कोर्स, तो वायनाड की सीट में अब अगला एमपी कौन होगा उसके लिए बाई इलेक्शंस हुए। तो जब एमपी की सीट्स खाली हो जाती है तो उसको भरने के लिए बाई इलेक्शंस होता है। तो बाई इलेक्शन में राहुल गांधी की सिस्टर यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हुई, और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है ये जीती। तो नाउ शी इज द एमपी फ्रॉम वायनाड सीट। इसके बाद कर्नाटका की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव टैलेंट बैलेंस, पॉजिटिव टैलेंट बैलेंस एक रिपोर्ट है जो कि फेनो मतलब एक फेनो नाम से कंपनी है, तो वो इसको लेकर आती है। एक्स फेनो कहते हैं हम इसे। तो एक्स फेनो कंपनी की तरफ से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, पॉजिटिव टैलेंट बैलेंस रिपोर्ट। और इसमें सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव टैलेंट बैलेंस है वो कर्नाटका में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन कर्नाटका को दी, नंबर 2 हरियाणा को, नंबर 3 तेलंगाना को दिया। तो ये पॉजिटिव टैलेंट बैलेंस रिपोर्ट है। इसके बाद बजरंग पूनिया तो आपको पता ही है भाई, काफी सर काफी हाईलाइट में थे विनेश फोगाट के साथ, जब वो मेडल नहीं जीत के आई थी ना।
काफी सर, मतलब ठीक है, बोलना आसान होता है। काफी देर तक ये बैठे भी रहे जंतर मंतर में, कई सारे मेडल भी जिताए हैं सर ने, मैं ऐसे इनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ नाडा क्या है। नाडा एक एजेंसी है जिसको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। क्या होता है डोपिंग करना? बहुत से इलीगल ड्रग्स इंजेक्शंस लगा लेते हैं हमारे एथलीट्स, मतलब दूसरे एथलीट्स को आउट परफॉर्म करने के लिए, जो कि फेयर नहीं है ना स्पोर्ट्स में। तो इंडियन रेसलर है और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताया था हमारी कंट्री को, बजरंग पूनिया जी ने। तो इनसे मांगा एक सैंपल, इनके ब्लड का सैंपल मांगा नाडा ने कि सर हमें आपका ब्लड टेस्ट करना है, ये देखने के लिए कि आप कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हैं ऐसा जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं लेना चाहिए। एंड ही रिफ्यूज्ड टू गिव। ही रिफ्यूज टू गिव, इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि इन्होंने कुछ तो ऐसा कंज्यूम किया होगा जो कि बैन है एक स्पोर्ट्स के लिए, मतलब एक एथलीट के लिए। इसलिए नाडा ने ना इनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया। तो नाउ ही हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 4 इयर्स। ये भी मैं आपको बता दूं। तो सिलेक्शन ट्रायल्स होने हैं वैसे नेशनल टीम के 10 मार्च 2024 को जो हुए थे, उस टाइम इनसे मांगा गया था इनका सैंपल, जो इन्होंने देने से मना कर दिया। इसके बाद 28 नवंबर को हम लोग रेड प्लैनेट डे ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्स के सॉइल में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मिलता है ना। और रोमन रोमन माइथोलॉजी में तो मार्स को गॉड ऑफ वॉर के रूप में वर्शिप किया जाता था। तो वैसे तो सन से फोर्थ, मतलब सन से दूरी के मामले में फोर्थ पोजीशन पर है। और अगर हम साइज के हिसाब से बात करें तो सेवेंथ लार्जेस्ट प्लैनेट काउंट होता है मार्स। क्योंकि सिक्स अगर हम बात करते हैं तो मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट जो है वो आपकी अर्थ है, सिक्स पे आ जाता है वीनस, तो सेवेंथ के ऊपर मार्स है। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करंट आ गया इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है अभी संरक्षा, संरक्षा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन। संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन से क्या होगा कि वो सारे पैसेंजर्स जो इंडियन रेलवे से ट्रेवल करते हैं उनकी सेफ्टी को यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये कह के चलिए कि सेफ्टी को बहुत ज्यादा यहाँ पर टारगेट किया गया है कि सेफ्टी जो है वो बहुत फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। इसलिए तो ये ऐप जो है इसमें एआई को भी इंटीग्रेट किया गया। आजकल एआई तो हर जगह इंटीग्रेट हो रहा है यार। तो बहुत से, मतलब अच्छा इसका एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे डेटा एनालिटिक्स इसमें हम लोगों ने डाला है, एआई के साथ इसको एनहेंस मतलब इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से रेलवे स्टाफ इनकी बहुत कैपेसिटी बढ़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका बहुत सारा काम आसान कर देता है ना, तो कैपेसिटी ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी और पैसेंजर्स के लिए और भी ज्यादा सेफर जर्नीज वो कर पाएंगे। संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके आप लोग रेलवे में ट्रेवल कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम आपको हो तो यू कैन रिपोर्ट ऑन दिस एप्लीकेशन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर हुआ इस बार, तो ये इस बार असम में हुआ। असम में किधर? आईआईटी गुवाहाटी में। नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 3 तक ये चलेगा। तो यहाँ पर ये माइलस्टोन इवेंट है। इसको आईआईटी असम में, आईआईटी गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR NIIST, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है इस पूरे इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की। इसकी थीम क्या रखी गई है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन एसएनटी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। नोडल एजेंसी मैंने आपको बताई दिया, CSIR है। इसके बाद साइबर क्राइम के मामले में अगर हम देखें, साइबर क्राइम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिपोर्ट दी है जिसमें बोला है कि सर तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र में मतलब गजब तरीके से साइबर क्राइम्स से रिलेटेड जो केसेस हैं, रजिस्टर्ड केसेस हैं, वो पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और साइबर क्राइम से रिलेटेड सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं कर्नाटका में। और यहां पर मैं केसेस रजिस्टर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, केस तो रजिस्टर होते हैं। अगर आप ये पढ़ लेना कि उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ केसेस में कन्विक्शन होता है, तो आप डर जाएं देखकर कि 100% में, 100% केसेस में से कन्विक्शन केवल 5%, 2% भी नहीं होता बहुत सारे स्टेट्स में। तो यहां पर इंस्टेड हाई नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस, केसेस तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं बट कन्विक्शन रेट जो है बहुत ही कम है। बट सबसे ज्यादा यहाँ पर रजिस्टर्ड केसेस जो है वो तेलंगाना से मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला इस कर्नाटक, एंड द थर्ड इज महाराष्ट्र। हु सेड दिस? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का 12th एडिशन यहाँ पर असम के काजीरंगा में हुआ है। और ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट क्या करता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करता है। ये दिखाता है कि देखो यार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास भी टूरिज्म पोटेंशियल है।
तो ये जो पूरा की पूरा इवेंट है, इसको एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। केरला जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एक इंश्योरेंस स्कीम फॉर एंटायर कैटल पॉपुलेशन ऑफ इट स्टेट। तो केरला जो है ये इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करने वाला है, जहां पर केरला की सारी कैटल पॉपुलेशन को यहाँ पर वो कवर करने वाला है। तो आपको बता दूं तो वेटिनरी एम्बुलेंस सर्विसेज यहाँ पर हर ब्लॉक पंचायत को इन द स्टेट दी जाएगी। 22 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ काफ्स। काफ्स का मतलब क्या हो गया, कैटल के बच्चों को कहा जाता है। तो 22 करोड़ रुपए काफ्स के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर अलग कर दिए गए हैं। इस न्यू डेयरी स्कीम में दो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, तो टू स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड अंडर दिस। पहली स्कीम का नाम है अरुणो अरुणोदयम अरुणो सॉरी अरुणोदयम। इस स्कीम के अंतर्गत आपको बता दूं तो यहाँ पे जो नरिशमेंट है वो ज्यादा पर मतलब यहाँ पे कैटल्स को नर्चर किया जाएगा ताकि उनकी जो मिल्क ईल्ड है वो और ज्यादा बेटर हो सके। और दूसरा जो स्कीम है इस इंश्योरेंस स्कीम में, उसका नाम है स्नेहा मित्रम। अब ये स्नेहा मित्रम क्या है भाई? स्नेहा मित्रम एक ऑफ कोर्स एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है डेयरी फार्मर्स के लिए। डेयरी फार्मर्स के लिए, जहां पे डेयरी फार्मर्स को केवल 10 रुपए महीने का मतलब 10 रुपए का प्रीमियम देना होगा। और उसके बाद इनको अपनी उनकी कैटल्स के ऊपर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस देगी, क्योंकि आपको पता है डेयरी फार्मर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट धन तो उनकी कैटल ही है। तो केरला के बारे में आपको बता दूं, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन आपको यहाँ पर ये दिख रहे होंगे, इस पिनाराई विजयन। गवर्नर इस आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद चलते हैं आगे। नारा सापुर या नारा या नारासापुर क्रोशेट लेस क्राफ्ट। तो ये अपना दिस इज कॉल्ड नारासापुर क्रोशेट लेस क्राफ्ट। इसको जीआई टैग मिल गया है। कुछ इस तरीके से जो एक आपने कपड़ा जरूर देखा होगा जो जनरली हम लोग अपने साइड टेबल्स को सजाने के लिए यूज करते हैं, इस तरह की आर्ट को कहा जाता है नाराशोपुर क्रोशेट लेस क्राफ्ट। तो इसको जीआई टैग मिल गया है, ये भी आपको बता दूं। तो जनरली ये क्राफ्ट होती कहाँ पर है, अगर हम इसको एक बार देख लें। बट उससे पहले आपको बता दूं कितने लोग इस क्राफ्ट के साथ रजिस्टर्ड है। तो अगर हम इसको देख लेते हैं तो 15,000 महिलाएं इस क्राफ्ट के साथ रजिस्टर्ड है। आई मीन्स ऑलमोस्ट 15,000 विमेन। हम बात कर रहे हैं नरसापुर क्रोशेट लेस क्राफ्ट के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि अब ये कौन से स्टेट में होती है। तो वैसे तो देखो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है जो इस क्राफ्ट को करते हैं, और जो पर्टिकुलर स्टेट है दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के कुछ मेजर हब्स हैं, जैसे कि नरसापुर ऑफ कोर्स, फिर है पालाकोल्लू, रजोले और अमालापुरम। तो ये चार इंपॉर्टेंट हब्स हैं इस नरसापुर सॉरी नारासापुर क्रोशेट लेस क्राफ्ट के। तो इसको जीआई टैग मिल गया है। इसके बाद यमानुदू यमानदू औरसी यमानुदू औरसी ये उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये भी आपको बता दूं, इन्होंने 8% वोट सिक्योर किया है और नेशनल पार्टी राइट विंग नेशनल पार्टी को डिफीट किया है। उरुग्वे एक अगर हम बात करते हैं तो पीसो ये यहाँ पर करेंसी है, और उरुग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल है यहाँ पर उसकी मॉन्टेवीडियो। ये है यमनादू यमनादू औरसी। उसके बाद रश्मिका मंदना बन गई है ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो शी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योरिटी। आई फोर सी इंडियन क्राइम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये जनरली ब्रांड एम्बेसडर इसकी बनी है, आई फोर सी। आई फोर सी मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो शी हैज बीन अपॉइंटेड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर आई4सी। साइबर क्राइम की एक मतलब साइबर क्राइम को लड़ने के लिए एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में, आई4सी। 2018 में बनी थी, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। उसके बाद एकलव्य पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इन्होंने एकलव्य पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है। व्हाट इज एकलव्य? एकलव्य तो हमको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एकलव्य जो है वो करेक्टर है महाभारत में। तो ये एकलव्य एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है जी, तो दिस एकलव्य पोर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बात करते हैं, इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में सबमरीन से भाई साहब एक मिसाइल लॉन्च कर दी है जिसको K4 कहते हैं हम।
और आपको जानकर खुशी होगी कि K4 मिसाइल जो हमने सबमरीन से लॉन्च करी है, कौन सी सबमरीन, INS अरीघाट, ये K4 मिसाइल 3,500 किलोमीटर की रेंज ट्रेवल कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मिसाइल के साथ में क्या है, ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन मिसाइल है। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन मिसाइल है ये। बे ऑफ बंगाल से हमने टेस्ट कर दी है, ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। इसका मतलब अगर इंडिया को न्यूक्लियर बैटल लड़ना हो ना, तो हम साउथ चाइना सी के किसी भी पोर्शन से डायरेक्टली चाइना के अनएक्सेसिबल पार्ट्स पर भी अटैक कर सकते हैं। लाइक बीजिंग आराम से फोड़ देंगे हम लोग। तो मतलब इंडिया अब एक ट्रू सेंस में न्यूक्लियर कंट्री है। तो लैंड हो, एयर हो या वाटर हो, हम कहीं से भी न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो K4 मिसाइल की एक बहुत ही स्ट्राइकिंग रेंज है 3,500 किलोमीटर की। और जैसे कि मैंने बोला कि पहली बार इंडिया ने कोई सबमरीन से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को लॉन्च किया है। लाइक वी हैव नेवर डन दिस बिफोर, नेवर एवर डन दिस बिफोर। उसके बाद आपको ये सर दिख रहे होंगे, लिटिल मास्टर। 8 साल उम्र है इनकी, जस्ट 8 ईयर्स। नाम है इनका दिवित रेड्डी। दिवित रेड्डी। तो अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप जीत लिया है सर ने। हैदराबाद से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं दिवित रेड्डी। ही हैज क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप। और इसी के साथ दोस्तों खत्म हो जाता है कंप्लीट नवंबर मंथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू आर लाइक इफ यू हैव वॉच द वीडियो थ्रू आउट द एंड, तो मैं आपका बहुत थैंक यू करना चाहूंगा ऑफ कोर्स इतना प्यार बनाने के लिए। एंड डू शेयर इट with all of your friends who are also like the aspirants of CLAT or CUET or ALET or any other examination in which current affairs is asked। क्योंकि आजकल तो एंट्रेंस तो है ही है, प्लस गवर्नमेंट सर्विस से तो हर जुड़े एग्जाम में विदाउट करंट तो कोई भी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट जीएस एडू प्रेपरेटर में आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन को मैं और मेरे साथ निखिल सरीन सर यहाँ पर संभालते हैं। If you have any doubt regarding any of the course which is pertaining to like CLAT, CUET, ALET, or if you also want to take your foundational coaching classes for class 9th to 12th, you may contact Edu Preparator। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट्स, भले आप ह्यूमैनिटीज के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या आप साइंस साइड के हैं, वी कवर ऑल ऑफ देम। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को फॉलो कीजिए। एंड दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। थैंक यू।